मित्रों नमस्कार, मैं सर्वेश जय स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। एथिक्स का चौथा क्लास है। ठीक है, यदि आप लोग इससे पुराने वीडियो मेरे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में भी आपको एथिक्स की प्लेलिस्ट दिखेगी अलग से। मेंस आंसर राइटिंग के लिए विशेष तौर पर ये चल रही है सीरीज। सेकंड थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे आपको ये मिल जाएगी, जहां आप यूट्यूब पर नीचे जाएंगे बेल आइकन के नीचे सब्सक्रिप्शन के, तो वहां मिल जाएगी। इससे पिछला वीडियो मैंने जो है केस स्टडीज में किन बातों को ध्यान रखें उस पर बनाया था, और आज हम लोग क्या करेंगे कि एक साथ में एक केस स्टडी लेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना, आज का उद्देश्य हमारा ये है कि केस स्टडी लें और उसको सॉल्व करें। ये जो केस स्टडी मैंने ली है ये 2013 के जो IAS की है, यूपीएससी की, वहां से केस स्टडी मैंने ली है ये। ठीक है, और अभी मैंने एक ऐसे सरल केस स्टडी ली है। हम 4-5 केस स्टडी करेंगे और बिल्कुल इंतजार नहीं कराऊंगा मैं आपको, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग 4-5 केस स्टडी करेंगे तो आराम से आप लोग सीखिए साथ में, और नए पुराने सभी बच्चे स्टूडेंट्स जिनको मेंस देना है वो, इनको मेंस नहीं देना है वो भी। तो देखिए, ये कोशिश ये की जाएगी कि जब वीडियो एडिटिंग हो तो उसके दौरान ये आपके जो केस स्टडी है वो लिख करके आए, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का समय है, टेक्निकल एरर के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। मेरा पिछला वीडियो इसमें खराब हो गया था, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में ये पोस्ट कर दूंगा ये, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो 2013 की एक केस स्टडी है। केस स्टडी में कहा गया है कि आप एक देश के प्रमुख तकनीकी संस्थान के अध्यक्ष हैं। संस्थान प्रोफेसरों के पद के चयन हेतु आपकी अध्यक्षता में साक्षात्कार पैनल आयोजन शीघ्र ही करने वाला है। ठीक है, ये ध्यान से सुन लें एक चीज, और आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहां से देख भी लें। साक्षात्कार से कुछ दिन पहले आपके पास एक ज्येष्ठ शासकीय अधिकारी यानी बड़ा अधिकारी के निजी सचिव का फोन आता है, जिसमें आपके उक्त पद के लिए उस अधिकारी के एक निकट संबंधी के पक्ष में चयन करने की अपेक्षा की जाती है। निजी सचिव यह भी बताते हैं कि आपके संस्थान के आधुनिकीकरण के लिए बहुत समय से लंबित महत्वपूर्ण वित्तीय अनुदान के प्रस्तावों को उन्होंने ज्ञान है, जिसके अधिकारी द्वारा स्वीकृति की जानी है। वे आपको उन प्रस्तावों का अनुमोदन कराने का आश्वासन देते हैं। अब आगे इसमें कहा गया है आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए और बताइए कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे और क्यों। ठीक है, तो ये जो केस स्टडी है 2013 में आई थी, शुरुआती पेपर था। तो उस दौर में जब केस स्टडी आई, जाहिर सी बात है कि सरल केस स्टडी है, लेकिन हम क्रमवार यहीं से चलेंगे और उठाते हुए जो केस स्टडी सबसे कठिन होगी 2019 के पेपर में, आपको कोई लगती है कि इस केस स्टडी को सॉल्व कराइए, तो वो भी आप बता सकते हैं। अब देखिए, केस स्टडी को हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, सबसे पहले आप कुछ बच्चे जो बिल्कुल नए हैं और थोड़े से घबराए हुए केस स्टडी को लेकर के, वो एक चीज को ध्यान कर लें। बेटा ये बोर्ड देख रहे हैं, वो एक चीज समझें कि जो केस स्टडी है वो भी ठीक उसी तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है उसका, जैसे कि एक आम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किया जाता है, यानी कि उसमें भी भूमिका होती है, उसमें भी मुख्य भाग होता है, और उसमें भी जो है आपका एक निष्कर्ष या यूं कह सकते हैं कि उपसंहार या अंत होता है। डिपेंड करता है केस स्टडी के अनुरूप कि कैसी केस स्टडी है। ठीक है, अब समझिए कि केस स्टडी आपसे पूछी जाती है कि आप समस्या समाधान में कितने योग्य हैं। समस्या का जो समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें आप कितने योग्य है, वो काबिलियत आप में कितने अच्छे तरीके से। अब यहां पर केस स्टडी का सबसे पहले मर्म समझिए। मर्म ये है कि आप एक उच्च तकनीकी संस्थान के अध्यक्ष हैं और संस्थान को प्रोफेसर की जरूरत है, और आपके
अध्यक्षता में एक साक्षात्कार पैनल का गठन किया गया है और प्रोफेसर्स का साक्षात्कार आपको लेना है। इतने में ही आपके पास एक उच्च जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके निजी सचिव का फोन आता है और वो कहता है कि कोई XYZ आवेदक है, उसके पक्ष में यदि आप देते हो निर्णय या उसका चयन कर लेते हो तो जो आपके संस्थान के वित्तीय अनुदान अभी तक लंबित पड़े हैं वो पूर्ण करा दिए जाएंगे। ये मर्म है। अब देखिए भूमिका में हम क्या लिखते हैं या क्या लिख सकते हैं। ये मैंने जैसे बोला कि भूमिका में अलग अलग चीज लिखते हैं, पर सबसे पहले आप यहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले समस्या क्या है, सबसे पहले समस्या क्या है, फिर विकल्प क्या है आपके पास, और उसके बाद किसका आप चयन करेंगे और क्यों। ठीक है, ये स्ट्रक्चर चलेगा आपका। अब आप देखिए तो सबसे पहले आप जब लिखेंगे क्या चीज, भूमिका, तो भूमिका में आप लोग लिखेंगे दी गई केस स्टडी में या दिए गए प्रकरण में मेरे समक्ष एक और जहां मेरे उत्तरदायित्व, जो एक अध्यक्ष के रूप में मेरे को उत्तरदायित्व दिया है और उसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता, देखिए ये शब्द आने चाहिए आपके आंसर में क्योंकि एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटी होती है, उसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का मूल्य है, तो वहीं दूसरी ओर मुझे कुछ प्रलोभन प्रदान किया गया है। तो ये एक प्रकार की क्या है, दिया गया प्रकरण एक प्रकार की प्रशासनिक और नैतिक समस्या है, प्रशासनिक एवं नैतिक दुविधा है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की प्रशासनिक और नैतिक दुविधा है। और इस प्रशासनिक और नैतिक दुविधा में क्या है, समस्या क्या है कि दिए गए प्रकरण में एक और मुझे एक प्रलोभन दिया गया है मेरे संस्थान के लिए, तो वहीं दूसरी ओर क्या किया गया है, मेरे ऊपर एक उत्तरदायित्व है जिसमें मुझे पूर्ण निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ उसका चयन करना है, उस व्यक्ति का जिसका चयन संस्थान के लिए सबसे उपयुक्त हो। ठीक, अब क्या है कि उसने कहा स्पष्ट रूप से केस स्टडी में क्या है कि आपके पास क्या क्या विकल्प हैं और उन विकल्पों में से आप किसका चयन करोगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी आवाज थोड़ी सी धीमी भी लगे, उसके बावजूद या थोड़ा सा ट्रबल रहे, उसके बावजूद लास्ट तक रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस केस स्टडी में। ठीक है ना, तो आप समझिए कि भूमिका में आप लिखेंगे कि दिए गए प्रकरण में मेरे समक्ष एक प्रकार की प्रशासनिक एक एवं नैतिक दुविधा है। जैसे ही आप इतनी बात लिखेंगे कि प्रशासनिक एवं नैतिक दुविधा है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने मर्म को पकड़ लिया केस स्टडी के। आप बाजार में जो चलता हुआ उत्तर है वहां पर ये विकल्प वगैरह तो सब आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके की भूमिका मिलना थोड़ा मुश्किल है जहां पर उसको सीधे तौर पर बताया गया कि केस स्टडी का में की शुरुआत कहां से की जाए। ठीक है ना, अब देखिए और अलग अलग ये करते हैं। तो पहला विकल्प ये हो सकता है कि मैं उक्त निजी सचिव का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। ठीक है, दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि भाई चयन प्रक्रिया के हस्तक्षेप के आधार पर पुलिस में मैं शिकायत दर्ज कर दूं। और तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि संबंधित आवेदक का आवेदन निरस्त कर दूं। ठीक, चौथा विकल्प ये हो सकता है कि फोन कॉल पर ध्यान ना देते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ क्रियान्वित करते हुए उस आवेदन का साक्षात्कार भी लूं। ये चार विकल्प है, इन चार विकल्पों के हम आसानी से 6 विकल्प बना सकते हैं यदि आपके पास स्पेस हो। कैसे, एक विकल्प और बनाइए कि संबंधित आवेदक को साक्षात्कार में इतने कम अंक प्रदान करूं ताकि उसका चयन ना हो सके। फिर यहां पर एक बनाइए कि फोन कॉल पर ध्यान ही ना दूं,
और एक और बनाइए, साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जारी रखें। तो ये अंतर करेंगे क्या, आंसर के छोटे बड़े होने के हिसाब से, ठीक है ना। कम शब्दों में पूछा गया है कम लिखेंगे, ज्यादा शब्दों में लिखा गया है ज्यादा लिखेंगे। ये हो गया आपके पास क्या विकल्प है। अब उसने ये पूछा है कि किस विकल्प का हम चयन क्यों करेंगे और क्यों नहीं। जैसा कि मैंने केस स्टडी के पहले वीडियो में बोला था कि जब आप केस स्टडी सॉल्व करें तो जो आपका एथिक्स का पेपर है उसकी शब्दावली बार बार आनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको हाँ एथिक्स का ठीक ठाक ज्ञान है, अच्छा खासा ज्ञान है, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए पूर्णतः तैयार है, ठीक है ना। तो अब समझिए कि हमको इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों बतानी, यानी कि इसके लाभ और इससे होने वाली हानि। तो देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, मैं उक्त निजी सचिव का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। अब देखिए इसमें लाभ क्या होगा, इसमें लिखेंगे कि प्रथम विकल्प में तात्कालिक रूप से तो मुझे लाभ, हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा, मुझे लाभ प्राप्त हो जाएगा, मेरे संस्थान को मिलने वाली जो आर्थिक अनुदान है वो प्राप्त हो जाएगा और संस्थान का आधुनिकीकरण हो जाएगा, ठीक है ना, ये वो लिखेंगे। उसके बाद फिर काउंटर लगाएंगे, किंतु दीर्घकालिक दृष्टि से ये संस्थान और मेरे स्वयं के लिए भी खराब होगा या गलत होगा, क्योंकि फिर यहां पे लिखें क्योंकि, एक एक लाइन आप सुनते जाइए, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी संस्थान की विश्वसनीयता और नैतिकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। द्वितीय, संस्थान की विश्वसनीयता उसके योग्य प्रोफेसर से बनती है। यदि मैं इस प्रकार का आर्थिक अनुदान ग्रहण करके एक कम योग्य प्रोफेसर का चुनाव करता हूं तो दीर्घकालिक दृष्टि से संस्थान के लिए नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके अलावा संस्थान में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, साथ ही कार्य संस्कृति को भी खराब कर सकता है, ठीक है। कार्य संस्कृति को खराब कैसे कर सकता है, देखिए एक गलत तरीके से आया हुआ व्यक्ति जो किसी उच्च प्रशासनिक अधिकारी का वो है सगा संबंधी है, उसका नियर एंड डियर है, बार बार अपने कलीग्स को धमकी दे सकता है कि मैं फलाने से शिकायत कर दूंगा या मैं ढमके से शिकायत कर दूंगा, तो कार्य संस्कृति पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा, कार्य संस्कृति पर गलत प्रभाव। अब आप ये भी ध्यान रखें कि इस पूरे प्रकरण में किन लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो जिन लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो होंगे संस्थान में पढ़ने वाले छात्र। तो छात्रों पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि यदि मैं एक अनैतिक प्रक्रिया के तहत एक अयोग्य प्रोफेसर को चुन लेता हूं तो ऐसी स्थिति में मैं सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो अंधकार में बना दूंगा, क्योंकि वे उस पद के लिए योग्य नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या संस्थान पर ये फर्क पड़ा, ठीक है ना। संस्थान में भ्रष्टाचार को बढ़ावा, कार्य संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। छात्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया, सॉरी। इसके अलावा अब मेरी निजी छवि, ठीक है। तो आप यहां पर इस चीज को लिखेंगे, जरूर लिखेंगे लास्ट में कि इसके अतिरिक्त यह विकल्प मेरी अंतरात्मा के भी अनुरूप नहीं है, ठीक है। जिन्होंने अंतरात्मा के बारे में पढ़ा हो, जानते होंगे अंतरात्मा, इसको मेंशन करिएगा प्लीज। ऐसे शब्दों को आपको बार बार मेंशन करना है, ठीक है। आप कहेंगे क्या, सबसे पहले तो क्या कि मेरी निजी छवि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, मेरे जो संग साथी हैं वे मेरे चरित्र के विषय में गलत बातें करेंगे, गलत सोच बनाएंगे, और इसके अलावा ये मेरी अंतरात्मा के भी विपरीत होगा, ठीक है। इससे एग्जामिनर को क्या महसूस होगा कि आपकी अंतरात्मा कैसी है,
नैतिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन देने वाली है आपके अंतरात्मा। ठीक है ना, अंतर्मन की आवाज। ठीक, ये हो गया। तो पहले विकल्प की हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों देख ली कि तात्कालिक रूप से कुछ लाभ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दीर्घकालिक रूप से वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरा विकल्प पे। दूसरा विकल्प यदि हम चयनित करते हैं तो उसके क्या लाभ हैं और क्या नुकसान। समझिए इस बार। पहला विकल्प मैंने बता दिया, एक है कि चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप के आधार पर मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कर दूं। एक बात समझने वाली है कि क्या सिर्फ एक फोन कॉल पुलिस में शिकायत करने के लिए पर्याप्त है, और यदि शिकायत के लिए तो पर्याप्त मान भी लें हम, तो क्या पर्याप्त कार्रवाई के लिए पर्याप्त है? नहीं। तो पर्याप्त प्रमाण के अभाव में द्वितीय विकल्प का भी मैं चयन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फोन कॉल वास्तव में उस उच्च अधिकारी के निजी सचिव ने किया भी था या नहीं किया है। ठीक है, यह भी संभव है कि आवेदक से कोई शत्रुता निकालने के लिए कार्य कर रहा हो, यह भी संभव है कि आवेदक का कोई मित्र ये बनकर कार्य कर रहा हो, कोई भी हो सकता है। सिर्फ एक फोन कॉल से हम कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ऐसा करना कि मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कर दूं बिना किसी ठोस प्रमाण के, ये कदम गलत होगा, अतिवादी कदम होगा। ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि उस उच्च जो शासक अधिकारी है उसके कोप का भाजन बनूं। वैसे वित्तीय अनुदान लंबित थे, पता पड़ा 4 साल और लंबित हो गए। ठीक है, तो ये दूसरा वाला विकल्प भी कैसा नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है ये विकल्प। अब आए इसके बाद अगला विकल्प यह है कि संबंधित आवेदक का आवेदन निरस्त कर दूंगी। ठीक है, संबंधित आवेदक का आवेदन निरस्त कर दूंगी। लेकिन आप समझिए कि सिर्फ एक फोन कॉल इस बात का प्रमाण नहीं है कि आवेदक का संबंध फोन कॉल कर्ता से है भी या नहीं। ऐसी स्थिति में आप सोचें कि यदि आवेदक आपकी अज्ञानता में ऐसा कोई फोन कॉल आया है, उसकी सहमति ग्रहण नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा बहुत अधिक कठोर और अन्यायपूर्ण होगा आवेदक के साथ। ठीक है ना, तो आवेदक का ना तो आवेदन निरस्त करना चाहिए हमें, ना ही साक्षात्कार में उसको बहुत कम अंक दे करके जो प्रतियोगिता है उससे बाहर करना है, चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं करना है। ऐसा क्या होगा, छात्र के लिए क्या होगा, या आवेदक के लिए अन्यायपूर्ण होगा। और अन्यायपूर्ण तो करने ही ना प्रशासक हैं, न्यायपूर्ण कार्य करेंगे हम लोग सब। तो ये विकल्प जो है भी चयनित नहीं किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लास्ट विकल्प है कि फोन कॉल पर ध्यान ना देते हुए मैं साक्षात्कार प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ क्रियान्वित करते हुए अब उस आवेदक का साक्षात्कार भी लूंगा। देखिए, आई होप और मेरा ये हृदय से दुआ है कि जो लोग ये देख रहे हैं वो लोग सिलेक्ट होंगे, और जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको ये फील होगी, मेरे परिवार में और मेरे मित्र कई लोग ऐसे जो उच्च पदों पे आसीन हैं, उनके पास रोज इस तरीके के फोन आते हैं और उसमें किसी को वो ऐसा जवाब नहीं देते कि बहुत नकारात्मक जवाब देते हो, वो छोटे से जवाब देते, ठीक है देख लिया जाएगा, जी सर मैं देखता हूँ। कई बार उनसे सीनियर बहुत MLAs MPs का फोन कॉल आता है, जो कई बार उनसे ये बात की जाती है जो उनकी जो सीमा है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उससे बाहर है, लेकिन उसको बड़े प्यार से वो निपटा देते हैं। ठीक है ना, और अल्टीमेटली उसमें सोल्यूशन ये है कि फोन कॉल पर वो लोग ध्यान नहीं देते, जो उनका कार्य है वही करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए फोन कॉल पर ध्यान ना देते हुए मैं साक्षात्कार प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी। देखिए, एक नैतिक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने के नाते मेरा दायित्व यही है कि मैं जिस पद पर आसीन हूं उसके अनुरूप साक्षात्कार को पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्यान्वित करूं। अब उसमें उस आवेदक को भी ले लिया जाए, शामिल किया जाए और उसका भी साक्षात्कार ग्रहण किया जाए। यदि वह साक्षात्कार में सफल होता है तो होने दो, और यदि उससे कोई योग्य व्यक्ति मिल जाता है उस पद के लिए, प्रोफेसर पद के लिए, तो मैं उसको चयनित कर लूं।
अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई उस आवेदक को क्यों ग्रहण किया जाए इस प्रक्रिया में, आप छोड़ दो, किसी अन्य व्यक्ति को ले लो, इससे क्या होगा? आवेदक को छोड़ देने से नुकसान क्या है? यदि आवेदक योग्य है तो सबसे पहले संस्थान अपने योग्य प्रोफेसर से ही जाना जाता है, उसकी विश्वसनीयता, संस्थान की भ्रष्टाचार के अभाव, अच्छी कार्य संस्कृति, इसके अलावा योग्य प्रोफेसरों के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम से ही जानी जाती है। तो यदि आवेदक योग्य है और उसका चयन नहीं किया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव संस्थान पर आएगा, संस्थान पर गलत प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, विद्यार्थियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि योग्य प्रोफेसर जो काबिल है, जो उस पद के लिए सर्वोत्तम था, उसको हमने उस प्रक्रिया से बाहर कर दिया, जो विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक का बहुत अच्छा भूमिका अदा कर सकता था भविष्य में। ठीक है ना? तो इसलिए आवेदक को भी हम इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित रखेंगे। इन बातों को आपको लिखना होगा। अब देखिए, यहीं पर छोड़ना नहीं है, ठीक है? कुछ बच्चे इसको चयन करके छोड़ दें, लेकिन अभी प्रश्न तो रहेगा, क्योंकि जहां हमने भूमिका स्टार्ट की थी उस भूमिका में ही मैंने ये बताया था कि ये एक प्रकार की क्या है, प्रशासनिक और नैतिक दुविधा है, प्रशासनिक एवं नैतिक दुविधा है, एथिकल डिलेमा। शॉर्ट में बताया था, नैतिक दुविधा ऐसी दुविधा को हम बोलते हैं जिसमें कम से कम एक पक्ष ऐसा होता है जो नैतिकता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना? डिटेल में मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। नैतिक दुविधा पर प्रश्न आया है आईएएस, मेरे ख्याल तो यूपीएससी 2018 में प्रश्न आया था, प्रशासन में नैतिक दुविधा के समाधान के प्रक्रम को बताइए इस तरीके से। और एमपीपीएससी में प्रश्न आया था कि नैतिक दुविधा का प्रशासन में नैतिक दुविधा पर टिप्पणी की। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रशासन में नैतिक दुविधा, अब यहां क्या है, निजी लाभ, एक तरफ निजी लाभ है और दूसरी तरफ क्या, निजी लाभ यानी कि संस्थान का लाभ, संस्थान को वित्तीय अनुदान, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है योग्य व्यक्ति का चयन जो सबके लिए है। ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये नैतिक है, ये वाला विकल्प अनैतिक है। लेकिन दुविधा तो वही है कि जब आपको एक विकल्प अनिवार्य रूप से चयन करना ही पड़े तो हमने विकल्प तो चयन कर लिया, लेकिन ये दूसरी चीज कि वित्तीय अनुदान हमारा रुका हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहां पर आप लिखेंगे कि जहां तक, जहां प्रश्न करेंगे, जहां तक वित्तीय अनुदान का प्रश्न है, इसके लिए मैं वैधानिक प्रक्रिया के तहत पूर्ण मनोयोग से अपना प्रयास जारी रखूंगा। ठीक है, ये इस केस स्टडी का मॉडल हल होगा। इससे आप लोग सहायता ले सकते हैं। आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो मुझे बताएं। कोई केस स्टडी आपको लगती है कि इसका उसको उत्तर आपको जानना है, वो कमेंट सेक्शन में लिख दें। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई आपकी जिज्ञासा है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं पर्सनली उनको दूर करूंगा, और यदि आप उत्तर लिखते हैं तो मैं उनको जांचूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपके कमेंट से मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। तो प्लीज़ यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट आपके मेरे लिए बस एक समझ लीजिए ग्लूकोज बिस्किट के समान है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।